वेल हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर नंबर 5 जो आज होने वाला है रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस लॉ पे। साथ के साथ आज हम देखेंगे ओम्स लॉ को समझेंगे। इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने चार्ज के बारे में बताया है कि चार्ज क्या है, साथ के साथ मैंने बताया है कि करंट क्या है। तो जिन बच्चों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे वो यहाँ पर क्लिक करो और फटाफट जाके पहले प्रीवियस चैप्टर जो लेक्चर्स हैं उनको देखो, और जिन्होंने वो देख रखे हैं उनको ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिट बैक, रिलैक्स, कॉपी और पेन तैयार रखो और लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। सो आज की क्लास में जैसे मैंने हम बताया, आज हम रेजिस्टेंस पढ़ने वाले हैं, रेजिस्टेंस लॉ पढ़ने वाले हैं और ओम्स लॉ पढ़ने वाले हैं। देखो क्या है, ओम्स लॉ जो है ना उसका लेना देना तीन क्वांटिटीज़ के साथ है। करंट जो हम देख चुके हैं, वोल्टेज वो भी हम देख चुके हैं, और तीसरी चीज है वो है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस को हमें समझना है कि रेजिस्टेंस क्या है। तो बिना रेजिस्टेंस समझे हम ओम्स लॉ को पे नहीं आ सकते। हमें पहले रेजिस्टेंस समझना होगा ओम्स लॉ पढ़ने के लिए, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज रेजिस्टेंस। अब देखो रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस की टर्मिनोलॉजी समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, इससे आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा। ये एग्जांपल मैं क्लास में भी यही एग्जांपल देता हूं। अगर आपको जैसे इमेजिन करो, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है। अब एक तो जाने के लिए खाली रास्ता है, एक तो खाली रास्ता है, आप पकड़ टकड़ टकड़ करते हुए आराम से निकल जाओगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ए से बी के बीच में लेट्स से कुछ यहाँ पर सामान फैला हुआ है, कुछ यहाँ पर लोग हैं जो इधर घेराबंदी करके बैठे हुए हैं, कुछ भी काम चल रहा है, हिंदुस्तान है, मान लो कि वैसे मैं गाय बनाना चाह रहा था पर एक गाय ना बन के सब कुछ बन गया। मान लो अपना बढ़िया से गाय भी घूम रही है, ये गाय की ये कोई राइनोसॉरस जैसा लग रहा है, गाय तो लग नहीं रही। खैर एनीवेज, तो इतना सब बीच में लोग हैं, ठीक है। मान लो गाड़ियां भी चल रही हैं। अब गाड़ियां अगर हमारे नाम नहीं लेते, बट अगर कोई खतरनाक ड्राइवर है तो वो उड़ा भी सकता है आपको। सो पॉइंट क्या है, तब आपको यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में बहुत दिक्कत होने वाली है, क्योंकि आपको इन सबको पार करते हुए जाना है, इन हर्डल्स को पार करते हुए जाना है। तो प्रॉब्लम क्या होगी, सुबह की जिस एनर्जी के साथ आप उठे हो, जब कोई भी नहीं है तो आप बिल्कुल इजीली निकल गए, ज्यादा एनर्जी वेस्ट ही नहीं हुई आपकी, फटाक से निकल गए भागते भागते। लेकिन अब यहां से यहां जाने के लिए आपको इन सब के बीच में से कहीं ना कहीं होते हुए तब यहां आना पड़ेगा, और यहां फटाक से आ गए। तो ये जो एरिया है आपका, इस एरिया में आपका क्या हुआ, आपका एनर्जी का लॉस हुआ ना, एनर्जी लॉस होएगी भाई। कूद फान के जाना है, स्पीड भी आपकी कम हो जाएगी, धीरे धीरे करके किसी तरीके से पहुंचोगे, ये होगा ना। तो यही बेसिकली रेजिस्टेंस है। ये जो ब्लॉकेज है ना, यही जो ब्लॉकेज है, जो आपके रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आ गई, यही एक इलेक्ट्रिकल वायर में रेजिस्टेंस कहलाता है, जिसको हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहते हैं। अब एग्जांपल समझो, मान लो ये तार है पॉइंट ए से बी तक का, ठीक है। अब इसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स को जाना, मान लो कंडक्टर है, नॉर्मल कंडक्टर है। इलेक्ट्रॉन्स में नहीं, हम सीधा करंट से बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स में समझा चुका हूं आप लोगों को, तो अब मैं डायरेक्ट करंट को लेके बताऊंगा। आई होप आपको ये चीज आप कैच कर पाओ। नहीं कैच कर पाओ तो चार्ज देखो, करंट समझो, वोल्टेज समझो, आ जाएगा। सो अब अगर करंट को ए से बी तक जाना है तो अभी तो मस्के से जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मैं ये सारी ब्लॉकेज करंट को भी दे दूं, किसकी फॉर्म में, रेजिस्टेंस की फॉर्म में, तो करंट को भी प्रॉब्लम होगी, करंट को ये जाने से रोकेगा। और इसका मेन पर्पस ही यही है, इसका काम ही यही है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का काम क्या है, इसका काम है इस करंट को अपोज करना, इस करंट को अपोज करना, यही इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का काम है। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? Resistance is basically the property of any element or even conductor to oppose the current, यानी करंट को बहने से रोकना,
यही काम है रेजिस्टेंस का। इसकी यूजेबिलिटी बहुत है, रेजिस्टेंस की यूजेबिलिटी बहुत है। आइए पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और फिर आगे चलते हैं। सो व्हाट इज रेजिस्टेंस? व्हाट इज रेजिस्टेंस? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी नहीं लिखते, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, ऐसे लिख देते हैं, इलेक्ट्रिकल एलिमेंट टू अपोज द फ्लोइंग करंट। यानी करंट को बहने से रोकना, यही किसी भी एलिमेंट की यही प्रॉपर्टी उसका रेजिस्टेंस कहलाता है। कुछ बच्चे कभी कभार रेजिस्टेंस और रजिस्टर में कंफ्यूज करते हैं। याद रखो, रजिस्टर क्या है? रजिस्टर वो एलिमेंट है, एलिमेंट कह लो, कंपोनेंट कह लो, चाहो तो इसको डिवाइस कह लो, जिसके थ्रू आप रेजिस्टेंस अप्लाई करते हो। ये वो डिवाइस है जिसको बोलते हैं रजिस्टर। और इसकी क्वालिटी, इसकी आदत क्या है? इस रजिस्टर की आदत क्या है? करंट को बहने से रोकना, और यही क्वालिटी इसकी रेजिस्टेंस कहलाती है, रेजिस्टेंस कहलाती है। तो ये है रेजिस्टेंस। कुछ इंपॉर्टेंट बातें, यूनिट याद रखना, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ओम का सिंबल ऐसे बनता है। तो ये है रेजिस्टेंस। आई होप सबको ये क्लियर हो गया हो। सेकंड, जब भी हम कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाएंगे तो इसका जो सिंबल बनने वाला है रेजिस्टेंस का, वो सिंबल बनने वाला है ऐसा जिगजैग। ये होता है सिंबल रेजिस्टेंस का। ये है इलेक्ट्रिकल सिंबल, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल सिंबल। उसके बाद अगर आप इसका रिप्रेजेंट करना चाहो किसी वर्ड से, तो आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आर से। आर करो या स्मॉल आर करो, एक ही बात है, इसी से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हालांकि कभी कभार ये सवाल बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये तार में कहाँ से रेजिस्टेंस हो रहा है, क्योंकि एक तार का भी होता है, हालांकि रजिस्टर अलग से भी होता है। क्लास में मैं आपकी इसमें लेक्चर के दौरान मैं आपको बता भी दूंगा, दिखा भी दूंगा कि रजिस्टर कंपोनेंट दिखता कैसा है। लेकिन रेजिस्टेंस हर एक के अंदर होता है, मेरे अंदर भी है, ठीक है। तार जो नॉर्मल तार है उसके अंदर भी है, सभी के अंदर रेजिस्टेंस होता है थोड़ा, मतलब करंट को जो बहने से रोके। तो ये कहाँ से उत्पन्न होता है, कहाँ से आता है? हालांकि ये बहुत ज़्यादा डीप में जाना होगा, लेकिन मैं एक बस आइडिया आपको दे देता हूँ कि ये एक्ट क्यों होता है। ये होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन्स। इंटर इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन्स कह लो या इंटर मॉलिक्यूलर बोल सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा सा आप लोगों के लिए अजीब हो जाएगा, मॉलिक्यूलर बोल लो। इंटरमॉलिक्यूलर कोलिजन्स, देखो इमेजिन करो सिनेमा हॉल के बाहर आप मूवी देखने गए, अभी 5 मिनट में शो है, ठीक है, तो एक्साइटमेंट है कि नया शो बाहुबली रिलीज होने वाली है। अब खड़े हुए हो बाहर, जाना है, मूवी देखना है, अब भीड़ बना के खड़े हो, और जैसे ही गेट उन्होंने खोले, मान लो एक ऐसी जगह में गए हो जहां पर लोगों को इतना समझ नहीं है कि कैसे एंट्री करनी है, तो लोग तो भागेंगे सीटों के लिए कि आगे सबसे पहले घेरनी है। तो भगते भगते बहुत बार ऐसा होगा कि आपकी आपस में टक्कर होगा ना, कभी पीछे वाले ने ज़्यादा धक्का दे दिया तो आप तेज निकल गए, अब आपको पीछे से धक्का आया तो आपने अगले को धक्का दिया, अब अगले की स्पीड तेज हो गई, आप थोड़ा धीरे हो गए। तो धक्का मुक्की चलती रहती है ना, यही धक्का मुक्की चलती रहती है एक इलेक्ट्रिकल तार के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के बीच, ऐसे समझ लो, इलेक्ट्रॉन्स के बीच। इसी धक्का मुक्की की वजह से इनके बीच की जो इनकी स्पीड होती है वो कभी कभार कम हो जाती है, और वही एक तरीके से रेजिस्टेंस कहलाता है। हालांकि इसका एग्जैक्ट और जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा और हम डीप में जाके पढ़ सकते हैं, बट हम लोगों को इतना डीप में जाना नहीं है, हमें बस ऊपर से पढ़ना है। सो रेजिस्टेंस यही होता है, किसी भी कंडक्टर की या किसी एलिमेंट की वो प्रॉपर्टी जिससे वो करंट को अपोज करे, तो उस प्रॉपर्टी को कहते हैं रेजिस्टेंस। किसके द्वारा आप रेजिस्टेंस लगा सकते हो? रजिस्टर को यूज करके। रजिस्टर आपने देखा होगा, और नहीं देखा तो मैं बना देता हूं। तो ऐसा सा दिखता है रजिस्टर, ऐसा करके ये होता है, और इसके ऊपर ऐसे पट्टियां बंधी होती है,
ऐसे पट्टियां बंधी होती है इस रजिस्टर, वो कलर्स होते हैं और इन कलर का यूज करके आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो, वैल्यू इन कलर्स को पढ़ के। ये भी आगे दिखाएंगे, इसको याद करने की ट्रिक भी समझाएंगे कि कैसे आप रजिस्टर को देख के ही उसकी वैल्यू बता दोगे, बिना मल्टीमीटर से या ओम मीटर को यूज करे आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। सो ये होता है रजिस्टर। इसको नोट डाउन कर लो सारे बच्चे, जिन्होंने नहीं करा वो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसे मिटाने जा रहा हूं, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं रेजिस्टेंस लॉ। ये रेजिस्टेंस लॉ क्या होता है इसको समझ लीजिए। देखिए किसी भी तार या कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है कुछ चीजों पे। किसी भी तार का, कोई तार ले लो नॉर्मल, जैसे आपके फोन की चार्जिंग केबल है, उस तार के अंदर भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है कुछ चीजों पे। और यही रेजिस्टेंस लॉ उन्हीं चीजों पे एक रिलेशन हमें बना के देता है, ठीक है ना। आइए वो रिलेशन देखते हैं। तो उस रिलेशन के मुताबिक किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस है ये बराबर होता है रो एल बाई ए के, ठीक है। इसको अगर इस फॉर्मूले को अगर देखें कहां से आया, तो ऐसे समझ लो कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स करे गए और इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चला कि जो रेजिस्टेंस है किसी भी तार का वो उतना ही ज्यादा होगा जितना तार की लंबाई ज्यादा होगी। इसमें L क्या है, लेंथ ऑफ वायर, A क्या है, लेंथ समझ रहे हो ना कितनी तार लंबी है, A क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है कि तार कितनी मोटी है, और रो क्या है, रो होती है रेजिस्टिविटी। अब ठीक है, रेजिस्टिविटी, रो होती है रेजिस्टिविटी, ठीक है ना। अब समझो, तो एक्सपेरिमेंट्स करे गए तो ये पता चला कि तार जितनी लंबी होगी उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो ये बोल सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये क्या मतलब है, इसका मतलब है, मैंने समझाया था क्लास में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये देखा गया कि तार जितनी ज्यादा मोटी होगी उतना ही कम उसका रेजिस्टेंस होगा। तो ये हो गया इनवर्सली प्रोपोर्शनल, समझ रहे हो ना। जितनी ज्यादा लंबी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस, जितनी ज्यादा मोटी उतना कम रेजिस्टेंस। इन दोनों को कंबाइन कर दो, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बटे A, L अपॉन में A। अब हमने पढ़ा ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है, तो एक इसकी बजाय जब अगर ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन में हटाऊंगा तो इसकी जगह एक इक्वल टू का साइन आता है और एक कांस्टेंट आता है। वो कांस्टेंट रो है, इसको क्या बोलते हैं, रो, ROW, रो, ठीक है ना, रो। तो रो L बटे A, ये फॉर्मूला यहां से आया है, R इक्वल्स टू रो L बाई A, ठीक है। इसका मतलब समझो, तार को जितना लंबा करता जाऊंगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा। ए मतलब तार को जितना मोटा करता जाऊंगा, इसको ऐसे समझो, तार को जितना मोटा करता जाऊंगा उतना रेजिस्टेंस घटता जाएगा। एंड सिमिलरली तार को मैं जितना लंबा करता जाऊंगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। तो तार का रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, तार की लंबाई और चौड़ाई पे। एक चीज और होती है, वो है ये रेजिस्टिविटी। अब देखो जो ये रेजिस्टिविटी होती है ना, इसको आप बदल नहीं सकते। अगर आप एक तार है उसको खींच के आपने 2 गुना कर दिया, लंबा कर दिया, उससे रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो फिक्स है। अगर आपने तार को मोटा ऐसे मान लो दबा दिया, कंप्रेस कर दिया, तो वो मोटी हो जाएगी थोड़ी, तो मान लो आपने कंप्रेस कर दिया, वो मोटी होगी, उससे भी रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो रेजिस्टिविटी ये कब तय कर दी जाती है, ये तय कर दी जाती है मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसी टाइम पे रेजिस्टिविटी सेट हो जाती है, ठीक है। रेजिस्टिविटी का आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभार, मतलब ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है, समझ रहे हो ना। लंबाई और चौड़ाई ये तो आप तार की बदल सकते हो, बट रेजिस्टिविटी नहीं बदल सकती है। तो जब तार बन रही है कॉपर की वायर,
कॉपर के बड़े बड़े लट्ठे होते हैं। तार कैसे बनती है, कॉपर के बड़े बड़े लट्ठे होते हैं और एक बड़ी सी एक लंबी सी मशीन होती है, उसमें डाई लगी होती है, उस बड़े बड़े लट्ठों को उन डाइयों में से गुजारा जाता है। तो पहली डाई थोड़ी मोटी होती है, तो यहाँ से पकड़ के खींचते हैं तो वो बड़ा सा लट्ठा थोड़ा छोटा हो जाता है। ऐसे छोटे छोटे डाइज लगी होती हैं, तो वो बड़ा सा लट्ठा जैसे गन्ने का जूस होता है ना, कैसे निकालते हैं, उसके अंदर वो डालते रहते हैं, वो पिचक के निकलता रहता है, बस वो बार बार वो डाई से निकालते रहते हैं। तो इतने बड़े बड़े लट्ठों को छोटे छोटे कॉपर के स्ट्रेन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, फिर उनको बाइंड कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, कॉपर की तार बन जाती है। फिर उसके बाद उन पर कोटिंग कर दी जाती है, तो आपकी पूरी तार बन के तैयार हो जाती है। तो तार बेसिकली ऐसे बनती है। उसी दौरान मैन्युफैक्चरिंग के दौरान रजिस्टिविटी फिक्स हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्या है, रजिस्टिविटी की यूनिट पूछ लेते हैं। तो देखो रजिस्टिविटी की यूनिट निकालने का सिंपल तरीका, आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। देखो फॉर्मूला है R इक्वल्स टू रो L बटे A। अब इनकी ना यूनिट लिखते हैं। देखो रेजिस्टिविटी की यूनिट अपने आप बन जाएगी। देखो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम, पता है हमें। रेजिस्टिविटी रो, एल यानी लंबाई, लंबाई किस में लेते हो, लेंथ की क्या यूनिट है, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, अपॉन में एरिया, एरिया की क्या यूनिट है, एरिया किस में होता है, मीटर स्क्वायर में, मीटर स्क्वायर में। अब देखो 1 मीटर से स्क्वायर कट गया, इस मीटर को यहां फेंक दो तो ये कितना हो जाएगा, ओम इंटू मीटर। ये है रेजिस्टिविटी की यूनिट, ओम मीटर। ओम मीटर इज एक्चुअली द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। यहां लिख देता हूं, अगर नहीं दिख रहा होगा तो, ओम मीटर, ये है रेजिस्टिविटी की यूनिट, ओम मीटर। इस फॉर्मूले को भी दिख रहा है क्या, 1 मिनट, हाँ ठीक है, क्लियर है, ठीक है। यहां पर मैंने नीचे अपवर्ड का साइन बना रखा है। ऑल राइट, सो आई होप ये क्लियर हुआ हो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। फटाफट नोट डाउन कर लो, उतार लो। चलो आगे बढ़ते हैं, ओम्स लॉ पे जाते हैं। एक क्लास में मैं इससे रिलेटेड सारे आपसे सवाल करवाऊंगा। मतलब इसमें सवाल ऐसे बनते हैं कि मान लो कोई तार है, उसको पकड़ के 2 गुना कर दिया तो रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, या एक तार है उसकी चौड़ाई बढ़ा दी या चौड़ाई घटा दी तो उसके रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट याद रखो बस, देखो आराम से बता रहा हूं, ध्यान से समझो। अगर तार की लंबाई बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तार की लंबाई बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और रेजिस्टेंस क्या है, ये तो वो प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर की करंट को अपोज करने की। तो आपसे सवाल पूछ लिया जाएगा कि एक तार है, तार को पकड़ के लंबा कर दिया, अब बताओ करंट तार में बढ़ेगा या कम होगा। तो आप कैसे निकालोगे इसका जवाब, आप ऐसे निकालोगे कि तार को पकड़ के लंबा कर दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट कम हो जाएगा। समझे, रेजिस्टेंस का काम ही यही है, तार में करंट रोकना। रेजिस्टेंस ज्यादा कर दो तो करंट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम कर दो तो करंट वापस अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे आ जाएगा। समझ रहे हो ना, ऐसे काम चलता है, सिंपल। तो आपने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया, कैसे, तार को लंबा करके, तो करंट कम हो गया। अब कोई पूछे, जैसे कोई एक सवाल पूछ ले, एक मान लो सेम लेंथ की तार है, एक मोटी एक पतली है, किसमें करंट ज्यादा होगा, तो आप कैसे बताओगे। देखो सेम लेंथ है, ऐसे समझो, ये मिटा रहा हूं, देखो ऐसे समझो, आपके पास एक है ये पतली तार, इसकी लेंथ L है, और एक है ये मोटी तार, इसकी भी लेंथ L है, दोनों की लेंथ L है। सवाल पूछा है कि करंट किस में ज्यादा होगा, तार A में या तार B में, किस में ज्यादा होगा। तो कैसे निकालोगे, तो इसकी हेल्प से ऐसे इजीली निकल जाएगा। आप इनमें रेजिस्टेंस चेक कर लो, जिसमें रेजिस्टेंस कम होगा ना उसमें करंट ज्यादा होगा, जिसमें रेजिस्टेंस कम है उसमें करंट ज्यादा होगा। निकालो, देखो लेंथ तो सेम है, फॉर्मूला क्या है हमारे पास, फॉर्मूला है R इक्वल्स टू रो L बाई A। देखो रो से हमें लेना देना नहीं है अभी, क्यों लेना देना नहीं है, क्योंकि ये तो तार के बनने के दौरान ही डिसाइड हो चुका है, ठीक है ना। अब लंबाई देखो, लंबाई सेम है दोनों तार की, तो लंबाई से भी देखना नहीं, मोटाई देखनी है। मोटाई किसकी ज्यादा है, देखो इसकी मोटाई, एरिया जो क्रॉस सेक्शन B तार का ज्यादा है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A तार का कम है। तो अगर एरिया ज्यादा होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है ना। तो ये ज्यादा मोटी है तो इसका रेजिस्टेंस RB है वो कम होगा, क्योंकि इसकी मोटाई ज्यादा है। इसकी देखो मोटाई इसके मुकाबले कम है तो इसका
आर ए जो है वो ज्यादा होगा। देखो ठीक है ना, इसकी मोटाई कम है, अगर ये कम है तो आर ज्यादा होगा। अब समझो करंट, देखो इसमें रेजिस्टेंस कम, देखो इसमें करंट रेजिस्टेंस ज्यादा, इसमें रेजिस्टेंस कम, तो सिंपल सी बात है इसमें करंट जो होगा वो कम होगा और इसमें करंट जो होगा वो ज्यादा होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं करंट विल बी मोर इन वायर बी विद रिस्पेक्ट टू वायर ए। बी के जो करंट है वो बी में ज्यादा होगा ए के मुकाबले, तो हम ये बोल सकते हैं। ठीक है ना, सिंपल सी चीज है। R इक्वल्स टू रो एल बाई ए को आप फॉलो करिए और आप ये निकाल सकते हो। बाकी ये भी सवाल पूछे जा सकते हैं आपसे बहुत बार कि एक तार है उसे जैसे मैंने बताया लंबा कर दिया या मोटा कर दिया तो उससे रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, आइए इसको लिख लो फटाफट, अगर हो गया तो मैं मिटा रहा हूं। 1 2 3 4, चलो ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सो ये था रेजिस्टेंस और लॉ ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस लॉ, जिससे हम तार के रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। हमें ये आइडिया हो सकता है कि तार की रेजिस्टेंस किस चीज पे डिपेंड करती है। नाउ वी आर गोना स्टडी व्हाट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है बच्चों, देखो तो एक जर्मन साइंटिस्ट रहे हैं ओम, और उन्होंने रेजिस्टेंस, करंट और वोल्टेज के बीच में एक रिलेशन बताया है, एक रिलेशन बताया है कि भैया करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच में कुछ तो रिलेशन बने जिससे हम निकाल सकें कि भैया रेजिस्टेंस या करंट या वोल्टेज किन चीजों पे आपस में कैसे, किन चीजों पे डिपेंड करता है। जैसे हमें रेजिस्टेंस और करंट का रिलेशन पता चला अभी, क्या रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा। ठीक है ना, अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट उस हिसाब से अपनी ओरिजिनल वैल्यू पे वापस चला जाता है, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा क्या इन तीनों में कोई रिलेशन बन सकता है? तो हाँ, एक रिलेशन बन सकता है। और उन्होंने क्या रिलेशन बनाया, उन्होंने बताया, ध्यान से सुनना, उन्होंने कहा, उन्होंने बोला कि अंडर कांस्टेंट physical conditions such as temperature, आप सिर्फ टेम्परेचर तक बता देना बहुत है, टेम्परेचर, प्रेशर, स्ट्रेस और स्ट्रेन। मतलब उन्होंने ये कहा कि अगर फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रहें, फिजिकल कंडीशन मतलब अभी आप जिस रूम में बैठ के लेक्चर देख रहे हो उस रूम का कुछ टेम्परेचर होगा ना, 17 डिग्री, 18 डिग्री, 25 डिग्री। अब वो टेम्परेचर क्या है, वो टेम्परेचर कांस्टेंट थोड़ी है। अभी देखो जैसे जैसे 12 बजेंगे, टाइम बढ़ेगा, गर्मी, सूरज ऊपर होगी, गर्मी बढ़ेगी, तो धीरे धीरे टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, कुछ डिग्री कम हो गया या कुछ डिग्री बढ़ जाएगा, ऐसे ही होगा ना। तो वो एक कंडीशन एक कांस्टेंट नहीं है। लेकिन यही अगर आप एसी चला दो और 16 डिग्री पे टेम्परेचर मेंटेन रखो, तो एसी मेक श्योर करेगा कि आपके कमरे का टेम्परेचर 16 डिग्री ही रहे, है ना। टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो कंप्रेसर ऑन हो जाएगा एसी का, फिर से वो कूलिंग कर देगा, 16 डिग्री रहेगा। 16 डिग्री मेंटेन है तो उसका कंप्रेसर बंद हो जाता है। तो पॉइंट क्या है, पॉइंट ये है कि वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। वही सिनेरियो इसमें कहा गया है कि ये भैया फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट होनी चाहिए। अब इसका असली में मतलब ये है कि ऐसा मत करना कि तार में आपने सप्लाई दे दी और पता चला सप्लाई देने के दौरान उस तार को पकड़ के लंबा कर रहे हो या तार को इतना कंप्रेस कर रहे हो कि वो मोटी हो जाए। ये सब काम नहीं करना। तार पे जबरदस्ती का लटका हुआ है कोई बंदा पकड़ के तार को, समझ रहे हो ना, ये सारे काम नहीं होने। सो ऐसी कंडीशन में जिसमें ये सारे काम नहीं हो रहे और फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट है, उस सिनेरियो पे द वोल्टेज विल बी proportional to the current। मतलब V will be directly proportional to I, and same
जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है तो इसकी जगह एक इक्वल टू आता है और एक कांस्टेंट होता है, वही कांस्टेंट आर कहलाता है, और v इक्वल्स टू आई आर, ये फॉर्मूला यहां से आया, v इक्वल्स टू आई आर। अब कहने को ओम्स लॉ जो है उसका फॉर्मूला एग्जैक्टली यहां से नहीं आता, इसके पीछे पूरी डेरिवेशन है, I इक्वल्स टू वी ना, पूरा एक फॉर्मूला बनता है, वी डी होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और ई होता है इलेक्ट्रॉन, मतलब सारी वो चीज़ें, इतना डीप में हमें नहीं जाना, वहाँ से वो डेरिवेशन स्टार्ट होती है। और ये फॉर्मूला जो इजीली बता दिया गया वो यहाँ से नहीं आया है, वो फॉर्मूला वहाँ से आया है, बट उतना हमें नहीं पढ़ना। अगर इंटरेस्ट हो तो 12वीं की फिजिक्स उठा लो, 12वीं की फिजिक्स में आप ये सारी चीज़ें देख पाओगे, समझ पाओगे। ऑलराइट, चलिए, सो ये है बेसिकली ओम्स लॉ। एक चीज़ का ध्यान रखना, एग्जाम में वाइवा में कभी पूछा जाए व्हाट इज ओम्स लॉ, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे सिर्फ ये बोल देते हैं v इक्वल्स टू आई। ये ओम्स लॉ नहीं है, ये तो एक डेरिवेशन, एक फॉर्मूला है ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ है ये, आपको ये बताना पड़ेगा। और इसमें बच्चे ये पहली लाइन भूल जाते हैं, बच्चे साफ ये बोल देते हैं कि सर v इज प्रोपोर्शनल टू आई, बस ये गलत है। आपको पूरा फॉर्मूला बताना पड़ेगा, आपको पूरी डेरिवेशन समझानी पड़ेगी कि अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशंस, फिजिकल कंडीशन जो है, जो बाहर का है, वो कांस्टेंट होना चाहिए। किसी ये नहीं कि आप टेम्परेचर को मैसिवली बदले जा रहे हो और उस पर आप एक्सपेक्ट कर लो v इक्वल्स टू आई आर फॉलो करें, ठीक है ना। ओम्स लॉ भी सर्टेन कंडीशन पे ही काम करता है, ठीक है ना, ये हर कंडीशन पे ट्रू नहीं होगा। जैसे अगर आप सेमीकंडक्टर्स का यूज करो, जैसे मान लो एग्जांपल डायोड का यूज करो, तो आपका ओम्स लॉ नहीं लग पाएगा, ठीक है ना, ओम्स लॉ वहां नहीं लग पाएगा, उसके लिए दूसरे लॉज हैं जो आप वहां लगा सकते हो। सेमीकंडक्टर्स में ओम्स लॉ फॉलो नहीं होता, ठीक है ना, तो ये वहां नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो इसकी भी पूरी कंडीशन है, देखेंगे आगे कि वो क्या है। तो जो बेसिक ओम्स लॉ है वो ये है। इसके जरा देख लेते हैं कि इसका फायदा क्या है। इसको उतार लो फटाफट, इसको उतार लो। ऑलराइट, मैं इसे मिटाने जा रहा हूं, 1 2 3 4। आइए देखते हैं इसका फायदा क्या है। मान लो कोई भी नेटवर्क है, आपने एक रेजिस्टेंस या रजिस्टर लगा रखा है और एक बैटरी लगा रखी है, ठीक है। मान लो 40 वोल्ट्स की बैटरी है और इस पे आपने 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा रखा है, ठीक है। और आपसे पूछा जाए फाइंड आई, करंट निकालिए। जो करंट ऐसे बह रहा होगा, बहरा कौन सा, गूंगा बहरा वाला बहरा नहीं है, ये फ्लो कर रहा होगा। करंट निकालिए, कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, v इक्वल्स टू आई आर। v कितना है 40। सबसे पहले गिवन लिखा करो कि क्या क्या गिवन है, आपको वोल्टेज गिवन है और रेजिस्टेंस गिवन है, तो बस फॉर्मूले में डाल दो। v क्या है 40, i पता नहीं निकालना है, r कितना है 2 ओम। इतना तो डिवाइड कर ही सकते हो, 2 को डिवाइड करो 20, तो करंट कितना आ गया 20 एम्प्स। 20 एम्पियर बहुत ज़्यादा करंट है, 20 एम्पियर बहुत ज़्यादा करंट है, अच्छा खासा करंट है ये, ठीक है ना। तो आपको बेनिफिट है क्या कि आपने कागज पे ही बता दिया कि करंट कितना होगा इसमें 20 ओम्स। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, मान लीजिए आपने एक रेजिस्टेंस लगा रखा है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता हमें, लेकिन हमको ये पता है कि हमने इसके साथ एक मान लो 5 वोल्ट की बैटरी लगा रखी है और 5 वोल्ट की बैटरी के साथ हमने जो इसमें करंट बह रहा है, वो 1 एम्पियर बह रहा है, 1 एम्पियर बह रहा है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आर। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए, तो आओ ये भी बिल्कुल इजी है, ट्राई करो, वीडियो पॉज करके ट्राई करो, मैं करने जा रहा हूं। देखो
सिंपल, V इक्वल्स टू आई आर का फॉर्मूला लगाओ। आपको क्या क्या गिवन है, वोल्टेज गिवन है तो वोल्टेज की जगह वोल्टेज लिखो। करंट आपको गिवन है I 1 एम्पियर। R आपको निकालना है तो R किसके बराबर होगा, ये 1 को 5 से डिवाइड कर लो तो आंसर क्या आएगा, 5 डिवाइडेड बाय 1 इज 5। तो R कितना आ गया, R आ गया 5। 5 क्या यूनिट क्या है, ओम। 5 ओम, दिस इज द वैल्यू ऑफ R। तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, 5 ओम। ऑलराइट, एक और सवाल देखते हैं। ये सवाल आप लोग करना। मान लो एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क में हमने एक बैटरी लगा रखी है, करंट नापा, करंट आया 3 एम्पियर जो बह रहा है, ठीक है, और रेजिस्टेंस है 40 ओम का। क्वेश्चन है फाइंड वोल्टेज इन दी सर्किट। बेसिकली समझ लो ये V है, फाइंड द वैल्यू ऑफ V। क्या वोल्टेज होगी निकालो, ट्राई करो यूजिंग द सेम फॉर्मूला। ट्राई दिस क्वेश्चन, पॉज करके ट्राई करो, मैं करने जा रहा हूं। आओ देखते हैं। देखो बड़ा सिंपल है, गिवन क्या क्या है इस बार, फॉर्मूला क्या है, V इक्वल्स टू आई आर। V हमें निकालना है, I हमें गिवन है 3 एम्पियर, R गिवन है कितना 40, तो V की वैल्यू कितनी हो गई, 4 3 120 वोल्ट। यानी ये बैटरी जो थी ये 120 वोल्ट की बैटरी थी। सो ये बेसिकली आपके यूजेस हैं, एप्लीकेशन हैं, और ये बहुत बेसिक नेटवर्क बनाए हैं मैंने, बहुत बेसिक। अभी हमने रेजिस्टेंस के, हमें ये भी देखना है रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करोगे, सीरीज पैरेलल, काफ़ी कुछ है। तो ये बहुत बेसिक लेवल पे ओम्स लॉ अप्लाई करा है मैंने। सो ये है हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के कुछ क्वेश्चन हमने देखे हैं। सो आई होप ये आपको समझ आया हो। एक बार सब बच्चे से उतार लो, उतार लिया तो गुड। नाउ इन द नेक्स्ट सेशन हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, और आगे जाके जो और फिनोमेनास हैं उनको समझेंगे, और धीरे धीरे नेटवर्क को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके देखेंगे। थोड़ा और मजा आएगा उसमें कि नेटवर्क कॉम्प्लेक्स करेंगे। रेजिस्टेंस अभी तो बहुत बेसिक नेटवर्क बनाया है कि रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं, फिर पैरेलल में लगाते हैं। किसी नेटवर्क में हम दो वोल्टेज सोर्स लगा देंगे, मतलब दो सेल या बैटरी लगा देंगे, तब क्या होगा। ये सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें हम देखेंगे। सो आई होप आप लोगों को समझ आया हो। अपनी प्रैक्टिस करते रहो, न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते रहो। कॉन्सेप्ट की प्रैक्टिस करनी है तो अपने कोई भाई बंधु को पकड़ो और उसको ये कॉन्सेप्ट समझाओ, उसको बोलो मैं समझाऊंगा तुम्हें कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो वो समझ पा रहा है अच्छे से, तो समझ लो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर वो नहीं भी समझ पा रहा है तो आपके कॉन्सेप्ट में पक्का कहीं ना कहीं गलती हो रही होगी, उसको मेरे से कंफर्म करो। ऑल राइट, सो ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ and keep learning. Thank you very much. Bye.